हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का आज 35वां वीडियो है। इससे पहले 34 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि कालिदास की कौन सी रचना में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? तो किस पुस्तक में आधारित है? तो कालिदास की रचना कुमार संभवम में। कौन सा? कालिदास की रचना कुमार संभवम में जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है। और कुमार संभवम में ही सती प्रथा के बारे में भी वर्णन किया गया है। किसमें? सती प्रथा के बारे में वर्णन किया गया है। तो कालिदास की किस रचना में? कुमार संभवम में। ठीक है। अगर कालिदास की कुछ और रचना को देखा जाए तो मेघदूतम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेघदूतम किसकी रचना है, तो मेघदूतम जो है ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? मेघदूतम कालिदास की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतु संहार किसकी रचना है, तो ऋतु संहार जो है वो कालिदास की ही रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की ही रचना है ऋतु संहार। अगर आपसे पूछा जाए कि रघुवंशम किसकी रचना है, तो रघुवंशम भी कालिदास की ही रचना है। किसकी रचना है रघुवंशम? तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए कौन जाने जाते थे? तो कौन जाने जाते थे? सुश्रुत जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? सुश्रुत जाने जाते थे। और सुश्रुत जो है भारत में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन भी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम सर्जन कौन थे, यानी कि ऑपरेशन करने वाले, तो वो प्रथम सर्जन जो थे सुश्रुत थे। कौन थे? सुश्रुत थे। और सुश्रुत गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखा गया, तो सुश्रुत संहिता जो है वो लिखा गया सुश्रुत के द्वारा ही। और किस पर आधारित है? तो ये औषधि पर आधारित है। किस पर? औषधि पर आधारित है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवक किसके शासनकाल के थे, तो जीवक एक चिकित्सक थे और ये बिंबिसार के शासनकाल के थे। किसके शासनकाल के? बिंबिसार और अजात शत्रु के शासनकाल के थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके इलाज के लिए किसको भेजा गया था? तो उनके इलाज के लिए जीवक को ही भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। किसके द्वारा भेजा गया था? बिंबिसार के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं वो बिंबिसार ही थे। कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में कितने रुपए के मूल्य वर्ग तक का सिक्का जारी करने की अनुमति देता है? तो कितने मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने की अनुमति देती है? अधिकतम। तो अधिकतम 1000 रुपये तक का सिक्का जारी किया जा सकता है। मतलब एक का वो सिक्का जो 1000 का जारी किया जा सकता है। इससे ज़्यादा मूल्य वर्ग का सिक्का जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। शायद अभी अधिकतम 20 रुपये तक का सिक्का जारी किया जाता है वर्तमान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद जो है संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकता है। किसके द्वारा? तो साधारण बहुमत के द्वारा कर सकता है। किसके द्वारा? एक साधारण बहुमत के द्वारा कर सकता है। ठीक है। हालांकि संशोधन 3 तरह का होता है। एक तो साधारण बहुमत, इसके बाद 2/3 बहुमत, इसके बाद विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब 2/3 प्लस आधे से अधिक या आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन भाषा संबंधित प्रावधान पर जो संशोधन किया जाता है संसद द्वारा, वो किस बहुमत से? तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। और साधारण बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन होता है उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 368 से उसको अलग रखा जाता है, जिसका भी संशोधन साधारण बहुमत से होता है। तो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है, तो अगर आपसे भाग पूछा जाएगा कि भाग किस भाग में दिया गया भाषा संबंधित प्रावधान, तो भाग 17 में दिया गया। किस में दिया गया? भाग 17 में दिया गया है। जबकि अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है भाषा संबंधित प्रावधान का, तो अनुच्छेद हो जाएगा 343 से 351। कौन सा अनुच्छेद? 343 से 351 हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा संबंधित प्रावधान, भाषा संबंधित जिक्र जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 8 में किया गया है। किस अनुसूची में? अनुसूची 8 में। और किसने भाषाओं का जिक्र किया गया है अनुसूची 8 में? तो 22 भाषाओं का। कितने? कुल 22 भाषाओं को। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का प्रावधान किया गया था, तो मात्र 14 था। कितने था? मात्र 14 था। ठीक है। बाद में इसमें 8 भाषा जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से भाषा जोड़े गए और कैवां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से भाषा जोड़ा गया। तो आपको मैं बता दूं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, कैवां 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। कौन भाषा को? सिंधी भाषा को। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि
71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 3 भाषाओं को। कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे हम लोग नमक से भी याद रख सकते हैं। एक ट्रिक, नमक, नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी हो जाएगा। ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 4 भाषाओं को जो है वो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। कैवा? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन से भाषा को? तो मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया। इन सारे भाषाओं को मिलाकर वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में, कि रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रडार की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो रडार की खोज जो है हेनरी हर्ट्ज के द्वारा खोज किया गया है। किसके द्वारा किया गया? हेनरी हर्ट्ज के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रडार का काम क्या है, यानी कि इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो रडार का उपयोग जो है विमान में, जहाज में, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल आदि के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी इन सब चीज़ों की स्थिति को पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके किसके स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है? तो विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो घरों में विद्युत परिपथ को जो है वो समानांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? तो समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि स्विच बोर्ड जो होता है, स्विच बोर्ड को कौन सा क्रम में लगाया जाता है, तो स्विच बोर्ड को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन क्रम में लगाया जाता है? स्विच बोर्ड को तो श्रेणी क्रम में जो है स्विच बोर्ड को लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज को किस क्रम में लगाया जाता है, तो फ्यूज को जो है उसको भी श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। कौन क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदर्श फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है आदर्श फ्यूज का प्रतिरोध? तो आदर्श फ्यूज का प्रतिरोध अधिकतम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदर्श फ्यूज का चालकता क्या होता है, तो आदर्श फ्यूज का चालकता न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। आदर्श फ्यूज का गलनांक क्या होता है? तो आदर्श फ्यूज का जो है गलनांक भी निम्न होता है। क्या होता है आदर्श फ्यूज का? तो आदर्श फ्यूज का गलनांक भी निम्न होता है और चालकता भी निम्न होता है, लेकिन प्रतिरोध अधिकतम होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूज तार जो है वो किसका बना होता है, तो वो सीसा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है? सीसा और टीन का। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन घुमा के कि बड़े बड़े उद्योगों में जो फ्यूज तार बनाया जाता है वो किसका बना होता है, बड़े बड़े उद्योगों में फ्यूज जो है वो सीसा, टीन और उसमें कुछ मात्रा में उसमें कॉपर मिक्स कर दिया जाता है। कॉपर अर्थात तांबा को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योगों में फ्यूज जो है सीसा, टीन और कुछ मात्रा में तांबा को मिलाकर बनाया जाता है, जबकि जनरली फ्यूज जो है वो सीसा और टीन का बना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? ये परिवर्तन होता है इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है? घनत्व में परिवर्तन होता है। तो क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है? तो नहीं, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान जो है पूरे ब्रह्मांड में कॉन्सेंट रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके घनत्व में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? घनत्व में परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसके परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? जल के वाष्पन की अधिकतम ऊष्मा जो है वो किसका परिणाम है? वो हाइड्रोजन आवंत का परिणाम है। किसका? हाइड्रोजन आवंत का परिणाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है?
प्रकाश संश्लेषण तो एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है कच्चे माल के रूप में जल और CO2 का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? जल और CO2 का। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के समय जल कहाँ से ग्रहण किया जाता है, तो जल जो है वो मिट्टी से ग्रहण किया जाता है। कहाँ से? मिट्टी से ग्रहण किया जाता है। और किस विधि के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है, तो ये प्रासरण विधि के द्वारा। किसके विधि के द्वारा? प्रासरण विधि के द्वारा। और किससे ग्रहण किया जाता है? तो रूट हेयर से। किससे ग्रहण किया जाता है? रूट हेयर से जल को मिट्टी से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो वायुमंडल से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। किस विधि से? तो विसरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। और दूसरा सर्वाधिक किस रंग में होता है? दूसरा सर्वाधिक नीला रंग में होता है। किस में होता है? नीला रंग में होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सबसे कम किस रंग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में नहीं होता है, तो हरा, पीला और औरक्त किरण। कौन सा? हरा, पीला और औरक्त में जो है प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि सबसे कम बैंगनी में होता है और सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो लाल में, और दूसरा सबसे अधिक तो नीला में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी। मतलब अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो आप क्या लगाएंगे सबसे अच्छा दवा के रूप में, तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्योंकि मधुमक्खी के डंक में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड या फिर इसी को बोला जाता है मैथेनोइक। क्या बोला जाता है? इसी को मैथेनोइक भी बोला जाता है, ठीक है। मैथेनोइक, फॉर्मिक एसिड को ही मैथेनोइक भी बोला जाता है। तो चींटी के डंक हो या मधुमक्खी के डंक हो, बिच्छू के डंक हो, सब में फॉर्मिक एसिड होता है। और इसी को न्यूट्रल करने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति एसिड में मिला देने के बाद न्यूट्रल हो जाता है, तो दर्द काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला जो है NaHCO3 होता है। क्या होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला? NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन किसमें होता है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में होता है। किसमें होता है? एपीकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित हो जाता है, यानी कि उसमें जल्दी से जंग लग जाता है। कौन सा तत्व है वो लोहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम में जल्दी जंग नहीं लगता, और एल्यूमिनियम में जंग लगने के बाद भी एल्यूमिनियम जो है और मजबूत हो जाता है, जबकि लोहा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा तत्व है जिसमें शीघ्र संक्षारित हो जाता है, तो लोहा शीघ्र संक्षारित हो जाता है, ठीक है। तो आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए, इसको जो है जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है? जस्ता का लेपन किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जस्तीकरण कहा जाता है या फिर यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्ता को जब लोहा पर लेप लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है या फिर जस्तीकरण कहा जाता है, ठीक है। यशद लेपन भी कहा जाता है जस्तीकरण को। और इसे और क्या कहा जाता है? इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि लोहा के महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से हैं, तो लोहा के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जिससे सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट है। इससे सर्वाधिक मात्रा में लोहा प्राप्त किया जाता, मतलब लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से अयस्क हैं लोहा के, तो हेमेटाइट है, सीडेराइट है, लिमोनाइट है, ये सारे लोहा के अयस्क है। लेकिन अगर सर्वाधिक लोहा किसमें प्राप्त होता है, तो मैग्नेटाइट में होता है। लेकिन सर्वाधिक लोहा प्राप्त करने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है, तो हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज मैग्नेटाइट ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सर्वाधिक लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लेकिन सर्वाधिक लोहा की
मात्रा किस में होती है, तो वो मैग्नेटाइट में होती है। किस में होती है? मैग्नेटाइट में होती है, ठीक है। तो लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है? तो प्रमुख अयस्क हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ठीक है। और लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जसद लेपन किया जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण किया जाता है, यानी कि जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कैंसर का उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का। घेंगा रोग के उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घेंगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। किसका? आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? यूरेनियम डेटिंग का। कौन सी यूरेनियम अगर पूछ लिया जाए तो 235, ठीक है। 235 यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। पृथ्वी ही नहीं, हर वो चीज़ की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जिसमें जो कभी भी जीवाश्म नहीं रहा हो, ठीक है, जिसमें जीव का अंश नहीं हो, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिसमें कभी जीव का अंश रहा हो, यानी कि जीवाश्म, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई लकड़ी वकड़ी हो गया, इसकी आयु ज्ञात करने के लिए, या फिर हड्डी हो गया पुराना, बहुत प्राचीन का। देखते हैं कभी कभी कहीं पे कुछ हड्डी वड्डी किसी चीज़ का मिलता है, कोई पक्षी, पशु, जानवर, आदमी, पता चलता है ना कि वो 50,000 साल का है, 1 लाख साल का है। तो कैसे पता चलता है? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा उसका एजों का, यानी कि उम्रों का पता लगाया जाता है, ठीक है। वहीं आप देखिए कहीं कहीं घरों का पता लगता है, कोई दीवार, कोई ईंटा का पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि ये जो मकान है इतना साल पुराना है। तो उसका जो आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो उसकी आयु जो है वो कार्बन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्योंकि क्या ईंट में कभी जान रहा होगा? नहीं ना। लेकिन वृक्ष जो है वो कभी ना कभी जीवित रहा होगा। पशु है, पक्षी है, इंसान है, इसमें तो जीव का अंश रहा ही होगा। इसीलिए इसका उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यूरेनियम 235 की बात की जाए तो यूरेनियम 235 का एक और चीज़ में उपयोग किया जाता है। किसमें? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन के लिए यूरेनियम 235 का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो कौन से तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो रूथेनियम है। वो कौन सा तत्व है? रूथेनियम है, ठीक है। अगर चुंबकीय पदार्थ की बात की जाए तो चुंबकीय पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम लोग चुंबकीय पदार्थ को बांट कर देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो इतने छोटे स्क्रीन पे लिखा तो नहीं पाएगा, मैं बोल दे रही हूँ। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय। कौन कौन से? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय। जिसे अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, एंड लोह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 भागों में हम लोग चुंबकीय पदार्थ को बांट कर देख सकते हैं, ठीक है। अगर अनुचुंबकीय की बात की जाए तो अनुचुंबकीय में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित होता है। क्या होता है? अयुग्मित होता है, ठीक है। जबकि प्रतिचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुचुंबकीय में जो है आंशिक रूप से चुंबकीय गुण होता है, कौन से रूप से? आंशिक रूप से चुंबकीय गुण होता है। वहीं अगर प्रतिचुंबक की बात की जाए तो प्रतिचुंबक में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व होता है, यानी कि चुंबक वाला जो गुण होता है वो उसके विपरीत दिशा में होता है, वो आकर्षण ना होकर विकर्षण होता है, ठीक है। वहीं अगर लो चुंबकीय की बात की जाए तो लो चुंबकीय में जो है चुंबकत्व का गुण जो है, चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगर अनुचुंबकीय की बात की जाए तो अनुचुंबक से रिलेटेड एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं वो सारे यम वाले तत्व, यानी कि जिसके अंत में यम लगा हो, वो सारे तत्व जो है लगभग अनुचुंबकीय के एग्जाम्पल होते हैं। एक्सेप्शन में हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, लेकिन इसमें लास्ट में यम नहीं लगा है। अगर यम वाले शब्द की बात की जाए तो कैल्शियम, देखिए लास्ट में यम लगा है ना, ये क्या है? अनुचुंबकीय है। मैग्नीशियम क्या है? अनुचुंबकीय है। सोडियम क्या है? अनुचुंबकीय है। लिथियम क्या है? अनुचुंबकीय है। पोटेशियम क्या है? अनुचुंबकीय है। तो ये सारे के लास्ट में
यम लगा है ना, ये सारे अनुचुंबकीय है। ये मैं ऐसे ट्रिक के लिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग याद कीजिएगा तो याद रखे रहेगा ना, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक जो है याद रखते हैं इसलिए, ताकि एग्जाम में हम लोग देखें एग्जामिनेशन हॉल में तो हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और तुरंत क्लिक करें हमारे माइंड में, इसीलिए मैं छोटी छोटी ट्रिक आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अनुचुंबकीय वाले जो पदार्थ होते हैं उसके लास्ट में यम लगे रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है अपवाद है, इसके देखिए अंत में यम नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये अनुचुंबकीय है, ठीक है। अगर वहीं प्रतिचुंबकीय की बात की जाए तो प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सोना, चांदी, जस्ता, बिस्मत, ये क्या है, ये प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल है। वहीं अगर लो चुंबकीय के एग्जाम्पल की बात की जाए तो लो चुंबकीय के एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं निकल, कोबाल्ट, लोहा, गैडोलिनियम, ये सब क्या है, गैडोलिनियम भी लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, गैलोनिडियम लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है। हालांकि निकेल, कोबाल्ट, लोहा को तो सब लोग जानते हैं लगभग कि ये लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है, लेकिन गैडोलिनियम जो है ये नया है, ये भी लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है। रुकिए मैं लिख दे रही हूँ गैडोलिनियम, आप लोग इसको लिख लीजिएगा चूँकि ये नया है। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम किसका एग्जाम्पल है, तो गैडोलिनियम जो है ये एग्जाम्पल है लो चुंबकीय का। और निकेल किसका एग्जाम्पल है, तो निकेल लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है। निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्या है, कोबाल्ट किसका एग्जाम्पल है, तो कोबाल्ट भी लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है। और क्या है, तो और लोहा, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी लो चुंबकीय का एग्जाम्पल है। सर्वाधिक लो चुंबकीय गुण किस में होता है, तो सर्वाधिक लो चुंबकीय गुण होता है लोहा में, लो चुंबकीय में। सर्वाधिक चुंबकीय वाला गुण किस में होता है, तो सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण जो है लो चुंबकीय में होता है, और बिल्कुल चुंबकीय वाला गुण किस में नहीं होता है, तो प्रतिचुंबकीय में। और आंशिक रूप से चुंबक वाला गुण किस में होता है, तो अनुचुंबक में, ठीक है। अनुचुंबक का एग्जाम्पल क्या है, तो सारे यम लगे वाले शब्द जिसके अंत में यम लगा होता है वो अनुचुंबकीय है लगभग, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो अनुचुंबक का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन किसके एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीजन भी अनुचुंबक का उदाहरण है, ठीक है। प्रतिचुंबक का एग्जाम्पल, तो प्रतिचुंबक का एग्जाम्पल में जस्ट बताई सोना, चांदी, जस्ता, बिस्मत, इटीसी प्रतिचुंबक का एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस्पर 9, क्या है, किस्पर कैस 9 कौन सा है, क्रिस्पर कैस 9 जो है, इसमें कैस 9 का अभिप्राय क्या है, क्रिस्पर कैस 9 में कैस 9 का अभिप्राय क्या है, तो कैस 9 का अभिप्राय है आणविक कैंची के रूप में कार्य करने वाला एक एंजाइम, क्या है, आणविक कैंची के रूप में कार्य करने वाला एक एंजाइम है कैस 9, ठीक है। इसमें जैसे जेनेटिक चेंजिंग किया जाता है ना, कोई फल है या फिर कोई तरह का फसल है, अभी सरसों में कोई तरह का जीन परिवर्तन करना है तो जीन को कट करके उसमें कुछ अलग सा जीन जोड़ा जाता है, तो किसके तहत जोड़ा जाता है, कैस 9 से ही कट किया जाता है और फिर जोड़ा जाता है। इसी को कहा जाता है आणविक कैंची के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आणविक कैंची के रूप में कैस 9 का प्रयोग किया जाता है। ये कैंची थोड़ी ना है कि जिससे ड्रेस कटता है उससे जीन भी कट जाए, नहीं, उसके प्रयोग के लिए एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। वो एंजाइम क्या है, तो कैस 9 है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, कैस 9 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन क्वांटम डॉट क्या पता लगाने में मदद करता है, तो कार्बन क्वांटम डॉट जो है वो किसके पता लगाने में मदद करता है, तो मनुष्य के रक्त में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाता है। किसका पता लगाता है, तो मनुष्य के रक्त में जो कैंसर कोशिका होता है उसका पता लगाने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन क्वांटम डॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो बिहार में चौरी विद्रोह जो है वो हुआ था 1798 में। कब हुआ था, 1798 में बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखर झील कौन सी है, तो कौन सा है गोखुर झील, कांवरतल झील है। कौन सा झील है, कांवर झील या फिर कांवरतल झील, इसी को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार के बेगूसराय में कांवर झील स्थित है, ठीक है। और इसको जो है बिहार में, बिहार का वो पहला स्थान जो रामसर साइट में शामिल हुआ है, तो रामसर साइट में शामिल होने वाला बिहार का पहला स्थान यही कांवर झील है। कौन सा झील है, कांवर झील है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। और आपको मैं बता दूं कि गोखुर झील का निर्माण जो है वो नदी के अपरदन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो नदी के अपरदन द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पावापुरी में बिहार में जल मंदिर स्थित है। ये जल मंदिर किससे संबंधित है? तो ये महावीर स्वामी के मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? महावीर स्वामी के मृत्यु से। कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो उनके पार्थिव शरीर जब उठ रहा था तो एक जगह से सारे लोग मिट्टी एक एक मुट्ठी निकाल के उनके पीछे जा रहे थे। तो इतने लोग उस जगह से मिट्टी निकाले कि वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया। ठीक है, उसी को कहा जाता है जल मंदिर। क्या कहा जाता है? वहीं पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, उसे ही जल मंदिर कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताओ जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को जो है क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जैन धर्म में मृत्यु को? तो मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आपसे पूछूं मैं कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में देखिएगा डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में जो है वो मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। और आपको मैं बताते चलूँ कि जल मंदिर जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और मैं एक बात बता दूं कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या जो है 24 थी। कितनी थी? 24 थी। तीर्थंकर कौन थे? तो धर्मगुरु, मतलब उस धर्म को मान जो थे ना, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके अजितनाथ। कौन थे? दूसरे अजितनाथ थे। ठीक है, तीसरे कौन थे? शंभव थे। चौथे कौन थे? अभिनंदन थे। इसी तरीके से होते होते अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में एकमात्र थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी की जन्म कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की जन्म जो है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी की जन्म हुई थी। कब हुई थी? 599 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की जन्म हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वैशाली के कुंडग्राम में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कितने वर्ष के उम्र में, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में। उन्होंने गृह त्याग जो है 30 वर्ष की उम्र में किए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। और उनको 12 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो उनको जुम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस गाँव में? जुम्बिक ग्राम नामक गाँव में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में अजय नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बिहार के बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार के बौद्ध गया में। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है,
उनके प्रथम उपदेश के घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे कि उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वैसे ही उनके प्रथम उपदेश वाले घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो महावीर स्वामी जो है अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। जैसे कि महात्मा बुद्ध सारनाथ में दिए थे, वैसे ही महावीर स्वामी राजगीर में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद किसके तहत सृजित है? तो किसके तहत सृजित है? तो ये सृजित है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या होता है। तो स्पीकर जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसके प्रावधान जो है किसके तहत सृजित हुआ है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला साहब हैं। कौन है? ओम बिरला साहब। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है ओम बिरला। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2011 जारी किया जाता है? 2011 जारी किया गया था। ठीक है। यहाँ किया गया था लिखना चाहिए, गलती से लिखा गया किया जाता है। हालांकि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हर साल जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है। और 2011 वाला भी किसके द्वारा जारी किया गया था? तो 2011 वाला रिपोर्ट भी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा हमेशा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन का संख्या खत्म हो गया। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्वेश्चन भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिएगा और पढ़ाई एंड रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज शायद आवाज़ थोड़ी दबी दबी लगी होगी तबीयत खराब होने के वजह से, तो उसके लिए सॉरी। फिर भी मैं कोशिश की कि सही से क्लियर आवाज़ में आप लोगों को मैं बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच।